हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ था आपका अक्टूबर नवंबर में आपका 2023 में, तो वो ये सारे क्वेश्चंस उसमें आपके पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चन से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो मैंने आप लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी की 500 प्लस क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ अवेलेबल कराई है वो आप जरूर देख के जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे। अभी टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम टाइम रह गया एग्जाम में। तो एटलीस्ट जो 500 प्लस क्वेश्चंस की मैंने आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराई है उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से आपको मिल जाएंगे और वो पीडीएफ आप लोगों को 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं, इसको आप अवेल कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे। इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था ईज। व्हाट इज ईज एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईज 4.0। कि इसमें जो आपका EASC है, इसमें ई से होता है आपका इन्हांस्ड, ए से होता है एक्सेस, एस से है आपका सर्विस और ई से है एक्सेलेंस। तो कुल मिला के जो ईज है इसका मेन पर्पस क्या है लाने का, तो ईज का मेन पर्पस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को हम बहुत अच्छी सर्विस दे सके, अच्छी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करा सके, तो उस पर्पस के लिए ये किया गया है। और जो बैंक है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, कस्टमर का जो है एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए ताकि कस्टमर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना झेलनी पड़े। कस्टमर की जो शिकायतें हैं उनके लिए एक अच्छा ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, ग्रीवेंसेस माने उनकी जो कंप्लेन है उसको सुनी जाए। ठीक है, तो उसी पर्पस के लिए ईज को लाया गया है। तो पहले समझ लेते हैं कि ईज क्या है। ईज का फुल फॉर्म है इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, यानी जो भी बैंक अपनी सर्विस देता है उसको एक्सेलेंस मतलब बहुत अच्छी सर्विस बैंक दे, इस पर्पस के लिए ईज को लाया गया है। इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इनिशिएटिव किसने शुरुआत की है? आप जानते हैं कि आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई हमारे बैंकों का रेगुलेटर्स है। तो आरबीआई बैंकों के भले के लिए चाहता है, वो चाहता है कि बैंक बहुत ग्रो करे, उससे हमारी इकोनॉमी भी जो है ग्रो करे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा बैंकों के अच्छे के लिए, बैंक कैसे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके, कैसे बैंक एक अच्छी सर्विसेज कस्टमर को दे सके, तो उस पर्पज के लिए काम करता है। तो सेम उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई जो है इसको लेके आया है। इससे क्या होगा? इससे आरबीआई क्या कर पाएगा? स्ट्रेंथ कर पाएगा। जो सुपरविजन है और जो रेगुलेशन है बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में, उसको ज्यादा अच्छे से सुपरवाइज कर पाएगा और जो है बैंकों को अच्छे से रेगुलेट कर पाएगा। कौन? आपका आरबीआई। इसमें आपका जो ईज 4.0 है वो है लेटेस्ट वर्जन, मतलब हर चीजों के वर्जन आते हैं ना, कोई भी जैसे मोबाइल लॉन्च होता है तो वर्जन 1 2 3। तो इसमें अगर हम ईज 4.0 की बात करें तो वो इसी ईज का 4th और लेटेस्ट वर्जन है। इसका एम क्या है? एम्ड एट फर्दर इनहांसिंग द एफिशिएंसी। तो ईज 4.0 का एम है कि जो एफिशिएंसी है बैंकों की वो इम्प्रूव हो, इफेक्टिवनेस, बैंक ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ काम करे, और जो भी बैंक ऑपरेशन करे, जो भी एक्टिविटी करे उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, मतलब कोई भी हिडन चार्ज ये सब ना हो। मान लीजिए कस्टमर ने कोई लोन ले लिया और आपने पहले से उसको प्रोसेसिंग फी नहीं बताई, ठीक है, या फिर कुछ और हिडन चार्जेस आपने कस्टमर से ले लिए, इंस्पेक्शन चार्जेस। तो जनरली आरबीआई बोलता है कि कोई भी लोन आप कुछ भी सैंक्शन कीजिए तो कुछ भी अगर हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है तो आप कस्टमर को बताइए, ताकि काम में जो है आपकी ट्रांसपेरेंसी ला सके। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो फोकस है वो है लिबरेशन टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को बैंकों में लाया जाए, एंड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है? डेटा को स्टडी किया जाता है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। क्या क्या डेटा है, क्योंकि डेटा से आपको बहुत कुछ पता लगता है। अब मान लीजिए किसी ब्रांच का डेटा है कि वहाँ पे बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट आ रही है, या उसका डेटा है कि वहाँ पे गोल्ड लोन में अच्छा बिजनेस हो रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज गोल्ड लोन के लिए वहाँ पे और जो है ओपन कराई जा सकती है, ताकि उस चीज को हम इम्प्रूव करें। तो सेम जो है डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात पे फोकस किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो बैंक है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो कस्टमर है उनको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए और बैंक अच्छे से परफॉर्म करे, इसी के लिए जो है ईज 4.0 को लाया गया है। तो उसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है, ईज 4.0 के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है इसके कॉम्पोनेंट और ऑब्जेक्टिव? पहला है इसका गवर्नेंस एंड एश्योरेंस, स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड इंटरनल कंट्रोल विद इन द बैंक। तो बैंकों के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। ठीक है, और जो भी बैंक है, बैंकों को रेगुलेटरी जो है कंप्लायंसेस को पूरी करनी होती है। जैसे आरबीआई बोलता है कि आपको जो हाई रिस्क है उसके लिए हर 2 साल में केवाईसी अपडेट करना है, मीडियम के लिए 8 साल में, लो रिस्क के लिए 10 साल में। तो ये जो भी रेगुलेटर हमें बोल रहा है तो वो हमें करना चाहिए। ठीक है, और जो भी इथिकल स्टैंडर्ड है, जो चीजें इथिकली होनी चाहिए, तो उस चीज को मजबूत किया जाना चाहिए। तो गवर्नेंस एंड एश्योरेंस में होगा कि जो भी बैंक है उनका कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छे से मजबूत हो कि बैंक अच्छे से अपने रेगुलेटर की जो रिक्वायरमेंट है या जो भी इथिकल चीजें बैंकों को करनी चाहिए, बैंक उससे खुद को कंप्लाई करे, उसको माने। सेकेंड आता है डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन।
आपने देखा होगा कि हर बैंक अपने नए नए डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। पहले एटीएम से पहले क्या था कि बैंक में आके पैसा मिलता था, फिर एटीएम का टाइम आया। अब एटीएम से भी आगे कि बिना एटीएम के कैशलेस ट्रांजेक्शन, बहुत से बैंकों ने अपनी ऐप लॉन्च की है और आप उनकी ऐप के थ्रू भी जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये आपका डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन में आ जाएगा कि नए नए डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। एंड इनोवेशन इन बैंकिंग ऑपरेशंस टू इनहांस एफिशिएंसी, जो भी बैंक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज को लेके आना, नई नई चीजों को लाना, ताकि जो है एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, जो कॉस्ट है वो भी कम हो सके और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ सके। अब कस्टमर को आप जितना अच्छा प्रोडक्ट दो वो उससे उतना ज्यादा खुश होता है। पहले कस्टमर को केवाईसी करवाना है, एटीएम के लिए रिक्वेस्ट करनी है, चेकबुक चाहिए, तो हर चीज के लिए बैंक आना पड़ता था। अब बहुत सारी चीजें क्या है वो घर पे मोबाइल से भी कर सकता है। तीसरा है क्रेडिट क्वालिटी। क्रेडिट होता है बैंकों के लोन्स, ठीक है। तो लोन की अच्छी क्वालिटी हो, मतलब अच्छी क्वालिटी मतलब लोन ज्यादा एनपीए ना बने। यहाँ पे लिखा है इंप्रूविंग क्रेडिट असेसमेंट, तो मतलब जो लोन की बैंक असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है कि इसको कितना लोन मिलना चाहिए, तो उसको भी इंप्रूव करना। एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो, और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को बढ़ाना ताकि जो भी बैंकों की लोन की क्वालिटी है, मतलब जो भी बैंक लोन दे रहे हैं वो अच्छे हो और एनपीए जो होते हैं वो कम से कम किया जा सके। एनपीए क्या होता है कि 90 डेज से ज्यादा टाइम हो जाए और कस्टमर ईएमआई कुछ भी ना पे करे, तो उसके लिए उसके बाद जो है 90 डेज के बाद अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है। तो कम से कम एनपीए हो और बैंक अच्छी क्वालिटी के लोन डिलीवर करे कस्टमर को, तो उसके लिए क्रेडिट क्वालिटी ये इसका थर्ड कॉम्पोनेंट है। चौथा कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे भी बैंकिंग सर्विसेज जो है दी जाए, क्योंकि हम खुद ही आगे नहीं बढ़ सकते, जो पिछड़े इलाके उनको साथ लेके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला गया है। Enhancing financial inclusion by expanding access to banking services and product, especially in unserved area। मतलब जैसे गांव के एरिया में आपने देखा होगा ब्रांचेस नहीं होती है, तो वहाँ पे सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट के थ्रू या बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू बैंक अपनी सर्विसेज देता है। तो ये सारा एक तरह से आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं हो पाई उनको भी बैंकिंग सर्विसेज देना, उनको बढ़ाना, ठीक है। तो वही हो जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। पांचवा कस्टमर सर्विस, तो एक अच्छी कस्टमर सर्विस देना। इनहांस कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर बैंक से सेटिस्फाई रहे, खुश रहे थ्रू द एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस बैंकों में फॉलो हो रही है वो अच्छी हो। इंप्रूव ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का मतलब होता है कि कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। एंड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, जो भी बैंक काम कर रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करे, ठीक है। तो इसी के लिए आ जाएगा आपका कस्टमर सर्विस। सिक्स्थ आपका साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। Strengthening cyber security measures and data privacy framework to protect customer information and safeguard against cyber threat। तो आपने देखा होगा कि आजकल ये जो हमने इससे पहले देखा था ना, ये वाला पॉइंट डिजिटलाइजेशन, तो यहाँ हमने देखा कि बैंकों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप नए नए अच्छे अच्छे डिजिटल प्रोडक्ट लाइए, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दीजिए, ठीक है। डिजिटली नई नई चीजों को इनोवेट कीजिए। अब बहुत चीजें डिजिटल हो जाएगी, तो जैसे आपके मोबाइल में सारा आपका बैंकिंग है, सारा पैसा आपके मोबाइल में ही है, क्योंकि उसके थ्रू आप कुछ भी ट्रांसफर कर सको। तो इस केस में बहुत सारे साइबर फ्रॉड होने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और डेटा प्राइवेसी को भी प्रमोट करना कि आपका जो डेटा है वो प्राइवेट रहे और साइबर फ्रॉड से आपको बचाया जाए, ठीक है। तो उस चीज को स्ट्रेंथ करना, तो उसका लास्ट कंपोनेंट है। स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स एंड डेटा प्राइवेसी टू प्रोटेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड सेफगार्ड अगेंस्ट। तो अलग अलग टाइप के साइबर फ्रॉड आपने बहुत सा देखा होगा कि मैंने एक ओटीपी शेयर किया, मेरा अकाउंट खाली हो गया। तो इस तरह के जो साइबर थ्रेट्स है उनसे कस्टमर को प्रोटेक्ट करना और साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स को बढ़ावा करना, तो ये सारा आपका आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल एक शॉर्ट में बोले, एक समरी देना चाहे, तो ई 4.0 का जो एम है टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ एक्सेलेंस, एक अच्छा और एक्सेलेंस कल्चर को प्रमोट करना। इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट को डेवलप करना। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, सही तरीके से काम हो कब, बैंकिंग सेक्टर में। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट, तो इन सब से क्या होगा कि जो कस्टमर, जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, ग्रोथ होगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही आपके ईज का मेन पर्पस है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईज का मेन पर्पस वही है कि जो कस्टमर है उसको एक अच्छी सर्विसेज दी जाए, बैंक भी अच्छे अच्छे मेजर्स लाए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए हर तरह से, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें या अच्छी क्वालिटी के असेट्स, अच्छी क्वालिटी के लोन की बात करें, एनपीए को कम किया जाए, ठीक है। बैंकों का जो कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा हो कि बैंक अपने कंप्लायंसेस को पूरा करे, रेगुलेटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको बैंक माने। सिर्फ बैंक ऐसा नहीं कि सिर्फ नए नए या फिर जो सिटीज के कस्टमर है उनको ही अच्छे से सर्विस दे, बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो जाएगा गांव के पिछड़े इलाके, वहां पे भी बैंक अपनी सर्विसेज जो है कस्टमर को दे, एक अच्छी कस्टमर को सर्विस मिले और कस्टमर का जो शिकायत है, जो ग्रीवेंसेस है उसको जल्दी से जल्दी सुना जाए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी भी से डील हो, मतलब कुछ भी हिडन ना हो।
सो इस टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यू रखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ईज 4.0। तो आरबीआई का जो ईज 4.0 है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें बोला गया है स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क, बैंकों में जो है गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना, इनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, जो क्रेडिट क्वालिटी है उसको बढ़ाना, और जो एनपी है बैंकों के कम से कम करना, इनहांसिंग कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर की सर्विस को बढ़ाना और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, और लास्ट है ऑल दी वर्क। तो ये सारी बातें फिट बैठती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एक क्वेश्चन इसके ऊपर था, व्हाट इज नोटिस मनी। ठीक है, 3 टर्म्स होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी, और तीसरा होता है आपका टर्म मनी। ठीक है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नोटिस कॉल मनी, अगर 1 दिन के लिए बैंक लेंडिंग करता है तो उसको कॉल मनी बोलते हैं। 2 दिन से 14 दिन के लिए अगर बैंक लेंडिंग या बोरोविंग करता है अगर शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं नोटिस, और 14 दिन से 1 साल तक तो उसको बोलते हैं टर्म मनी। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस मनी के ऊपर क्वेश्चन है। नोटिस मनी रेफर्स टू द फंड दैट आर डिपॉजिटेड विद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर शॉर्ट पीरियड यूजुअली रेंजिंग। तो नोटिस मनी का मतलब 1 दिन से ज्यादा, मतलब इसको 1 दिन के लिए तो आपका कॉल मनी होगा, 1 दिन से ज्यादा, या इसको आप बोल सकते हैं कि 2 से 14 दिन। ठीक है, फ्रॉम 1 डे नहीं होगा, ये होगा कि 2 से 14 दिन के लिए अगर पैसे को आप डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉल कर रहे हैं तो उसको नोटिस मनी टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टर्म बोरोइंग में भी यूज होता है कि अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं 2 से 14 दिन के लिए तो वो जाता है नोटिस मनी। टर्म मनी अगर आप 14 दिन से 1 साल तक के लिए बोरोइंग कर रहे हैं, मतलब जो आपका रिपेमेंट टाइम है वो 14 दिन से 1 साल तक है, तो वो आपका टर्म मनी होता है। सिर्फ आप 1 ही दिन के लिए बोरोइंग कर रहे हैं तो वो कॉल मनी होता है। जनरली ये बोरो के टर्म में इस्तेमाल होता है, पर यहाँ पे जो टर्म है वो डिपॉजिट में दिया। ठीक है, जनरली जो है कि आप किसी से सिर्फ 1 दिन के लिए, क्योंकि बैंकों को क्या होता है कि इमरजेंसीज में पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाती है कई बार। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने अचानक से एफडी मैच्योर कर ली और वो पैसा कहीं एफडी बैंक ने कहीं और लगा रखा था लोन के लिए, तो इमीडिएटली पैसा कहाँ से आएगा। तो उस केस में बैंक क्या करता है कि जो भी पैसा है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के थ्रू बैंक इसमें क्या करता है कि बोरोइंग कर लेता है। ठीक है, तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट, कई सारे ऑप्शंस आरबीआई ने बैंकों के लिए बनाए ताकि बैंकों को पैसे की लिक्विडिटी की कोई इश्यू ना हो। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब पैसा, कैश, इमीडिएट जो पैसा अवेलेबल है हमारे पास उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। तो लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कई सारे मेजर्स लिए, उसी के तहत कॉल मनी, नोटिस और टर्म मनी बनाया गया। ये जनरली बोरोइंग के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ 1 दिन के लिए बोरोइंग होगी तो उसको कॉल मनी बोलेंगे, 2 से 14 दिन के लिए बोरोइंग तो उसको टर्म मनी, नोटिस बोलते हैं, और टर्म मनी 14 दिन से ज्यादा 1 साल तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, जनरली बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है कि कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है और उस पर उसका इंटरेस्ट रेट भी रहता है। जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड है 1000 का, तो उस पर कंपनी बोल देगी कि 1000 रुपए का बॉन्ड है और हम आपको 8% का क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ऐसा कौन को बोलती है, कोई कंपनी बोलती है जिसने अपना बॉन्ड इशू किया। ठीक है, 1000 रुपए का बॉन्ड है और कंपनी बोलती है कि उसमें हम आपको 8% क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट आपको पे कर रहे हैं। तो 1000 का 8% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 रुपीज, यानी आपको सालाना 80 रुपए जो है इस कंपनी के द्वारा मिलेंगे। ये सिंपल सी बात होगी। अगर हम बात करें ग्रीन बॉन्ड की, तो ग्रीन बॉन्ड का ये मतलब नहीं कि जो बॉन्ड है उसका कलर ग्रीन होगा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ये वो बॉन्ड होते हैं जो कि, अब मान लीजिए कंपनी बॉन्ड क्यों इशू करती है, कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके लिए उनको पैसे की जरूरत होती है और वो बॉन्ड इशू करती है। तो ग्रीन बॉन्ड की क्या खासियत है कि आप कंपनी को 1000 रुपए दे रहे हो, ठीक है, बदले में कंपनी आपको 8% जो है इंटरेस्ट रेट का वादा कर रही है। उस 1000 रुपए से कंपनी जो है वो ग्रीन, यानी जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट होंगे ऐसे प्रोजेक्ट में उस पैसे को कंपनी खर्च करेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी का सोलर पावर प्लांट है, कोई भी और इन्वायरमेंट बेनिफिट वाली कोई एक्टिविटी अगर कंपनी कर रही है, वहां पे अगर उस पैसे को लगाया जा रहा है तो उस बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। मतलब इस बॉन्ड के थ्रू कंपनी जो भी पैसा इकट्ठा करती है, जो भी पैसा रेज करती है, उसको वो ऐसे प्रोजेक्ट में लगाती है, ऐसी एक्टिविटी में लगाती है जो कि इन्वायरमेंटल के लिए बेनिफिट होते हैं। तो वही होता है आपका ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड क्या है, फिक्स इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिक्स इनकम मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, मान लीजिए 8%, 7%, कुछ भी वो फिक्स पहले से कर दिया जाता है। जैसे आपको एक सामान खरीदते हैं तो खरीदने से पहले बात हो जाती है ना कि हाँ इतने का, फिक्स हो गई वो बात। ठीक है, सो फिक्स इनकम के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्पेशली डिजाइन टू रेज कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दैट हैव पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो स्पेशली ये ऐसे एक्टिविटी में पैसे को लगाते हैं जिसका इन्वायरमेंट पे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। दिस बॉन्ड आर इशूड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो है इस बॉन्ड को इश्यूज कर सकते हैं। एंड आर यूज टू फाइनेंस प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इस बॉन्ड का पैसा यूज होता है। एम्ड एट मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके,
प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी ये सब हो जाएगा, सोलर ये जो लगाए जाते हैं, तो उसको जो है प्रमोट करना। एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स है उनको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना। एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये आपके ग्रीन बॉन्ड का मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड का जो मेन पर्पस यही है कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसको बेनिफिट पहुंचे। ठीक है, गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस बॉन्ड को इशू कर सकती है, लेकिन जो पैसा आप लोगों से जो इकट्ठा किया गया होगा वो सारे पैसे को ऐसे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जो कि इन्वायरमेंट को सेव करे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा कि जैसे आपका सोलर पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें अगर होगी, सोलर एनर्जी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तरह के प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगाया जाएगा, तो इससे क्या है, इन्वायरमेंट को एक अच्छा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड का जो है प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्या इसका पर्पस है, क्यों इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि टू फाइनेंस प्रोजेक्ट विद नेगेटिव इन्वायरमेंट, तो नेगेटिव जो इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़े ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तो बात गलत हो गई। टू रेज कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी दैट हैव पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये बात बिल्कुल सही है, तो बी आपका आंसर होगा। ऐसे प्रोजेक्ट में इस पैसे को लगाया जाता है जिसका इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो बी बिल्कुल सही है। टू फंड स्पेक्युलेटिव वेंचर, तो जो एनर्जी सेक्टर वहाँ पे स्पेकुलेशन के लिए लगाया जाता है, ये बात भी गलत है। और बोला है कि ऐसे प्रोजेक्ट जिसको इन्वायरमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं होता वहाँ पे लगाया जाता है, नहीं, इन्वायरमेंट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, वहीं पे इस पैसे को लगाया जाता है। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ठीक है, और ऐसी चीज़ें जो कि आपके नेचुरल रिसोर्स को बचाए, उस तरह की जगह पे इस पैसे को लगाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। इस पे भी था, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कुछ कम पड़ जाना, ठीक है, और जो फिस्कल है इसका हिंदी में मतलब कुछ राजस्व इस तरह से होता है, राजस्व मतलब राजा, गवर्नमेंट, इस तरह से। ठीक है, तो कुछ कम पड़ गया, क्या कम पड़ गया कि जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं और जो कमाई है उसमें क्या होगा कि आपकी जो, जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी कमाई है मान लीजिए 50 पैसे, लेकिन आपके खर्चे हो गए 1 रुपये, इस तरह का कुछ सीन है आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, यानी यहाँ पे आपकी जो खर्चे हैं वो आपकी कमाई से ज़्यादा है। आपकी कमाई है 50 पैसे, ठीक है, आपकी जो कमाई है उसको आप रेवेन्यू बोल लीजिए, वो है आपके 50 पैसे, और आपके जो खर्चे हैं वो है 1 रुपये। तो इसमें जो 50 पैसे का गैप आ गया, उसी गैप को बोला गया फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, बट ये जो है ये आपके हमारे लिए नहीं बल्कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं वो उसकी कमाई से ज़्यादा बढ़ जाए, या उनकी जो कमाई है गवर्नमेंट की वो खर्चों से ज़्यादा, कमाई जो है कम पड़ जाए, खर्चे ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में जो है फिस्कल डेफिसिट अराइज होता है। तो गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट को कैसे पूरा करती है, तो कई बार बाहर की कंट्री से बोरोइंग की जाती है, कई बार आरबीआई से बोरोइंग की जाती है, तो कई सारे मेजर्स, और आपने सुना होगा वेज एंड मीन्स एडवांसेस, तो कई बार जो है शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है आरबीआई शॉर्ट टर्म का लोन भी जो है गवर्नमेंट को देती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो कई तरीकों से जो गवर्नमेंट अपने इस फिस्कल डेफिसिट की भरपाई को पूरा करती है। ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट एक्जैक्टली क्या है, इट इज इंडिकेटर ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्थ, ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और टोटल रेवेन्यू कितनी है, तो उसके डिफरेंस को बताता है कौन, आपका फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसमें जो आपकी रेवेन्यू है मतलब गवर्नमेंट की जो कमाई है उसमें बोरोइंग है, मतलब कहीं से उधार ले लिया, तो उसको एक्सक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट मान लीजिए किसी बाहर की कंट्री से 1 करोड़ का लोन ले रही है, तो उसको वो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हमारा रेवेन्यू नहीं होता, तो जो भी बोरोइंग की उसको हटाना है, और तब आपका जो रेवेन्यू आएगा उसको ही आपको कंसिडर करना है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फिस्कल ईयर, जैसे कोई आपका सालाना जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फिस्कल ईयर होता है, तो उसी में इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट नीड टू बोरो फ्रॉम इट्स बोरो टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर, तो ये फिस्कल डेफिसिट मतलब जो कम पड़ गया। अब मान लीजिए गवर्नमेंट की 50 पैसे की कमाई हुई और 1 रुपए के खर्चे, तो जो 50 पैसे कम पड़ गए वो है आपका गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट। अब इस 50 पैसे को गवर्नमेंट को कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, तो ये एक तरह से बताता है कि किस हद तक गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा अपने इस खर्चे के हर जाने को पूरा करने के लिए, क्योंकि खर्चे तो 1 रुपए के और कमाई हो पाई है सिर्फ 50 की, तो जो 50 पैसा बच गया वो कहाँ से बैंक बोरो करेगी, तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट बताता है। तो फिस्कल डेफिसिट मेनली बताता है कि गवर्नमेंट के खर्चे कितने ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू उनकी रेवेन्यू, उनकी कमाई। यहाँ पे व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट, ये क्या करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसके रेवेन्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 20 का आंसर है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू के ऊपर कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर है, तो उसके बारे में बताता है कौन, आपका फिस्कल डेफिसिट। एक है माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है लोन देना किसी को, ठीक है, माइक्रो होता है छोटे अमाउंट का, तो छोटे अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो उसी को माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं।
तो जनरली जो है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या बोला गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन में बोला गया कि सभी जो गांव के पिछड़े लोग हैं सबका बेसिक खाता, जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवाना है, ठीक है। तो लोन के लिए भी कुछ होनी चाहिए बात, तो उसी के तहत आपका आ गया माइक्रो फाइनेंस। तो छोटे अमाउंट का लोन जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। इसमें छोटे अमाउंट का इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है। इसी से नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन रखा है माइक्रो इंश्योरेंस, वो भी अभी हम देखेंगे, पर पहले हम लोग माइक्रो फाइनेंस के बारे में समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस रेफर्स टू फाइनेंशियल सर्विस सच एज लोन, सेविंग, इंश्योरेंस एंड पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड टू लो इनकम इंडिविजुअल। तो जो कम इनकम के जो लोग हैं या अंडर सर्व्ड, ऐसे एरियाज, ऐसी कम्युनिटीज जो पीछे रह गई है, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग में आ ही नहीं पाई, ठीक है, ऐसे लोगों को बैंकिंग सर्विसेज अवेल कराना, चाहे वो लोन हो, चाहे सेविंग हो, इंश्योरेंस कराना, तो वही होता है माइक्रो फाइनेंस। These financial services are offered by micro financial institutions। तो जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ये सर्विसेज कस्टमर्स को देते हैं एंड आर टेलर टू मीट द नीड ऑफ क्लाइंट्स हु आर ऑफन एक्सक्लूडेड। तो नॉर्मल जो बैंकिंग सेक्टर है उनसे इनको दूर रखा जाता है, तो उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जो लो इनकम के ग्रुप है, जिनके पास कोई कोलेटरल नहीं है, अब कस्टमर के पास अपना घर ही नहीं, तो आप उनको किस तरीके का लोन दे सकते हैं, ठीक है। या उन्होंने कभी लोन लिया नहीं, उनका तो कोई खाता ही नहीं था, तो उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनके पास कोई ढंग की इनकम नहीं है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं, उसके बावजूद आप उनको छोटे अमाउंट का लोन दे सकते हैं, छोटे अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं, तो वही होता है माइक्रो फाइनेंस। इसी से नेक्स्ट मैंने आपका क्वेश्चन रखा है व्हाट इज माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जो है इंश्योरेंस पॉलिसी को रेगुलेट करती है, तो उसी ने जो है माइक्रो इंश्योरेंस को लाया है। 2005 में जो है माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की गई है। इसमें जनरल या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है जिसमें आपका जो सम एश्योर्ड है वो 50,000 या उससे कम होता है, तो यानी 50,000 या उससे कम तक का आपको सम एश्योर्ड रहेगा, तो उस वाले इंश्योरेंस को बोला जाएगा क्या, माइक्रो इंश्योरेंस। तो छोटे अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी यानी जिसमें सम एश्योर्ड हमें 50,000 या उससे कम का मिलता है, वो होती है हमारी माइक्रो इंश्योरेंस। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो जो माइक्रो फाइनेंस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अभी हमने देखा था ना कि पिछड़े लोगों को बैंकिंग सर्विसेज अवेल कराना, उनको माइक्रो इंश्योरेंस देना, वो होता है माइक्रो फाइनेंस। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। इसमें बोला है कि बैंकिंग सर्विसेज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को देना, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज टू अर्बन, जो अर्बन लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज देना, ये भी गलत हो जाएगा। टू सर्व द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ लो इनकम इंडिविजुअल, तो लो इनकम या अंडर सर्व्ड एरिया के जो लोग हैं, कम्युनिटीज जिनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल पाई, उनको सर्विसेज देना, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के प्रॉफिट को बढ़ावा देना। शेयर होल्डर के प्रॉफिट के पर्पस के लिए नहीं है, क्योंकि छोटे अमाउंट का लोन आप गरीबों को दे रहे हैं, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं है, तो उसमें एनपीए का भी चांस रहता है, तो इससे शेयर होल्डर का कोई प्रॉफिट जो है ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता, ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। एक क्वेश्चन ये भी था आपका व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बात करती है इंडिविजुअल लेवल पे, एक होती है मैक्रो, दूसरी होती है माइक्रो। माइक्रो मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक की बात करेगी वो हो गया आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कि आपकी सोसाइटी एज होल लेवल पे बात करती है, कौन, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो जो इंडिविजुअल है उनकी इकोनॉमी की बात की जाती है, सच एज हाउस होल्ड है, कोई फर्म है, मार्केट है, इनका इंटरेक्शन है, तो उसके बारे में बात करती है हमारी माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो है इंडिविजुअल लेवल पे बात करती है। अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में देखा जाएगा कंट्री का जीडीपी रेट कितना है, ठीक है, और जो कंट्री है वो किस तरह से ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम सबकी बात करें इकोनॉमी एज ए होल, तो उसको बोलेगा जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें कि उनकी कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या एग्जामिन करता है, एग्जामिन हाउ दिस इकोनॉमिक एजेंट्स मेक डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट प्राइसेस। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई रिसोर्स मान लीजिए स्कार्स है, किसी की कमी है, तो कैसे जो है उसके प्राइसेस पे, क्वांटिटी पे, या रिसोर्स एलोकेशन इन मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। तो ये सारी चीज़ आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखी जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्पेशली क्या देखा जाता है कि कोई भी जैसे आपके रिसोर्सेज है, ठीक है, कोई कम है रिसोर्स, तो कैसे, जैसे कोई चीज़ कम होती है तो उसका क्या ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोई रिसोर्सेज अगर कम है तो कैसे उसका प्राइस जो है इम्पैक्ट होता है, कैसे उसका प्राइस चेंज होता है, कैसे उसकी जो क्वांटिटी है वो कोई भी चीज़ का जो रिसोर्स है वो कम है तो उसकी वजह से कैसे उसके प्राइस पे, क्वांटिटी पे, या उस रिसोर्स का कैसे एलोकेशन होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उस सब की स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड लेवल पे इकोनॉमी की बात करता है। ऐसे अगर हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज होल की बात करता है, जैसे हमारे जीडीपी रेट कितनी ग्रो हुई है, तो सभी फैक्टर्स को ऐड करके मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़े लेवल पे इकोनॉमी को देखता है।
व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? द इकोनॉमी एज ए होल, तो ये हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ना कि माइक्रो, तो ये वाला गलत हो गया। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड देयर इंटरेक्शन, तो इंडिविजुअल्स क्या रिसोर्सेज अगर स्कार्स है उस सबसे क्या प्राइसेस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो है माइक्रो यूनिट्स की बात करते हैं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, ये भी हमारा मैक्रो में ही है, माइक्रो का पार्ट नहीं है ये। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जैसे जीडीपी और इन्फ्लेशन, ये सारे ही जो है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? पीएमएसबीवाई के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पीएमएसबीवाई के ऊपर था, पीएमजेजेबीवाई के ऊपर और आपका अटल पेंशन योजना के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, ट्रिपल एस बोलते हैं ना, स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम, तो स्पेशली जो है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली जो पिछड़े लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम्स जो है लॉन्च की गई। चलिए बात करते हैं, व्हाट आर की फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसे गवर्नमेंट बैक एक्सीडेंशियल, ये क्या है, ये गवर्नमेंट की एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो स्पेशली अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी एक्सीडेंट से या डिसेबल हो गया, डिसेबल में भी फुल डिसेबल और हाफ, पार्शियल या फुल आप इसको बोल सकते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी में आपका हो जाएगा जैसे एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, ठीक है। फुल में दोनों हाथ चले गए या दोनों पैर चले गए, या फिर डेथ हो गई, तो फुल डिसेबिलिटी और डेथ के लिए इक्वल क्लेम है जो कि आपका 2 लाख रुपए का, ठीक है। या तो डेथ हो जाए या पूरी डिसेबिलिटी हो जाए तो उस केस में 2 लाख का क्लेम मिलता है। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1 लाख का क्लेम इसमें मिलता है, किसमें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो ये स्पेशली आपकी एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाएगी तभी ये जो है क्लेम दिया जाता है। की फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो एक्सीडेंशियल डेथ कवरेज होता है, अगर पर्सन की डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाए तो उसको इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है। इसमें लमसम जो है नॉमिनी को दिया जाता है या जो भी इंश्योर्ड मेंबर का लीगल हेयर, या तो नॉमिनी है या लीगल हेयर, उनको ये पेमेंट दी जाती है। टोटल डिसेबिलिटी कवरेज, पार्शियल डिसेबिलिटी कवरेज, टोटल डिसेबिलिटी कवरेज के लिए जो है यानी जैसे दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर, इससे अगर फुल डिसेबिलिटी अगर हो जाए तो उसको एक अमाउंट कंपनसेशन के तौर पे दिया जाता है जो कि आपका 2 लाख रुपए ही होता है। डेथ हो जाए 2 लाख रुपए मिलेंगे और फुल डिसेबिलिटी हो जाए तो भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या होगा, जैसे एक हाथ एक पैर इस तरह से, तो पार्शियल डिसेबिलिटी में हाफ यानी 50% यानी 1 लाख रुपए की पेमेंट की जाती है। प्रीमियम कितना होता है, तो प्रीमियम इतना कम रखा गया ताकि ज्यादा इंडिविजुअल को ये कवर किया जा सके, ठीक है। इसको बहुत ही कम रखा गया है टू मेक इट एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल, ज्यादा लोगों तो कवरेज हो, इसलिए इसके प्रीमियम को बहुत ही कम रखा गया है। एलिजिबिलिटी, जिनका एज 18 से 70 के बीच में, 18 से 70 तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इनरोलमेंट के लिए कौन एलिजिबल है, 18 टू 70 ईयर्स के लोग इसके लिए एलिजिबल माने गए हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, इसका एक फॉर्म आता है पीएमएसबीआई, उसको फिल करेगा, वो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, उसमें ऑटो रिन्यूअल का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी कवरेज देता है पब्लिक एट मास को, मतलब पब्लिक एट लार्ज को। तो स्पेशली ये अब इसमें जो प्रीमियम है बहुत ही कम है, सिर्फ 20 रुपए का प्रीमियम है, सिर्फ 20 रुपए देके आपको 2 लाख का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो ये बहुत ही, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो 20 रुपए आसानी से, 20 रुपए भी आपका साल का है, ठीक है, 20 रुपए क्या, सालाना 20 रुपए का प्रीमियम है, तो इसको आसानी से वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सीडेंशियल डेथ या डिसेबिलिटी को कवरेज करता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रखे गए, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, एज कितने से कितना, 18 से 70, कितना प्रीमियम पे करना रहता है, 20 रुपीज, कितना पैसा मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज कितने का, 2 लाख का, अगर फुल डेथ हो जाए, फुल डिसेबिलिटी हो जाए तो वो 2 लाख रुपए, अदर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए तो 1 लाख रुपए, ठीक है। बस इतने, ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने, इसी में से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। एक और पॉइंट, ये कौन सी वाले टाइप की इंश्योरेंस है, ये एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस है, किसी पर्सन की नेचुरल डेथ हो जाए तो ये उसको कवर नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ एक्सीडेंशियल डेथ को ही कवर करता है। कुछ एमसीक्यूज रखे गए इसके ऊपर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का एज लिमिट कितना होता है, तो अभी हमने देखा था ना 18 से 70, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कवरेज पीरियड है वो कब से कब तक का रहता है, तो आपकी जो कवरेज पीरियड है वो 1 जून से 31 मई रहता है हर साल का। तो हर साल 1 जून से, मान लीजिए 1 जून 2024 चल रहा है, ठीक है, तो 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक आपको कवरेज मिलती है, 31 मई 2025 तक, ठीक है। तो ये आपका पीएमएसबीआई का कवरेज पीरियड होता है 1 जून से 31 मई, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कितना
सम एश्योर्ड दिया जाएगा, या तो अगर पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ हो जाए या फुल डिसेबिलिटी, डेथ और फुल डिसेबिलिटी का अमाउंट इक्वल माना गया, ठीक है, फुल डिसेबिलिटी को इक्वल माना गया, इक्वलेंट माना गया डेथ के, तो कितना पैसा मिलता है, कितना सम एश्योर्ड रहता है, तो वो रहता है आपका 2 लाख रुपए का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इसी के बदले होता पार्शियल डिसेबिलिटी, तो उसमें मिलता कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है, पार्शियल डिसेबिलिटी में मिलता 1 लाख रुपए, डेथ और फुल डिसेबिलिटी में मिलेगा 2 लाख रुपए। अगर यहाँ पे होता पार्शियल डिसेबिलिटी तो कितना पैसा मिलता, तब मिलता 1 लाख रुपए, जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम कितना है, बहुत ही सस्ता है, सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए का, ताकि कोई भी इसको अफोर्ड कर सके। तो पब्लिक एट मासेस के लिए ये बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी मानी गई है। अगर किसी को व्हाट इज द प्राइमरी केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर बैंक पोस्ट ऑफिस टू एनरोल, तो कोई भी पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जो है पीएमएसबीवाई को चाहता है, तो क्या केवाईसी चाहिए होगा, बस आधार कार्ड एनएफ आपका, ठीक है। सो सी हो जाएगा आधार कार्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर पीएमएसबीवाई स्कीम, क्या चीज इसमें कवर की गई है, डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज के लिए वो पीएमजेजेबीवाई है, ठीक है, जेजेबीवाई है, जीवन ज्योति बीमा योजना, आपका ये नहीं है, पीएमएसबीवाई नहीं है। डेथ ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज, डेथ ड्यू टू ड्रग अब्यूज, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, तो ये बिल्कुल सही है डी, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाएगी तो ये उसको कवरेज करता है, कौन, आपका पीएमएसबीवाई। कई बार इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो क्वेश्चन नहीं रखा मैंने, पर आपको वैसे ही बता देती हूँ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो कौन सी जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जो क्लेम देती है, तो अगर मान लीजिए कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी दूसरा बैंक है, अगर पंजाब नेशनल बैंक मान लीजिए, एसबीआई बैंक है, वहां से किसी कस्टमर ने मान लीजिए पीएमएसबीवाई की पॉलिसी ली है, ठीक है, पीएमएसबीवाई की पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई बैंक क्या करता है कि नेशनल इंश्योरेंस मतलब उसका जो कस्टमर है, कस्टमर का जो था डेथ हो गया और अब वो नॉमिनी क्लेम कर रहा है, तो बैंक के इंडिविजुअल सारी डिटेल्स लेने के बाद जो एक एनआईसी का ऑनलाइन पोर्टल भी रहेगा, वहां भी अब उनको सारी डिटेल्स डालनी है, और साथ में जो एप्लीकेशन है वो आपको एनआईसी यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, तो वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट करने होते हैं, और जो क्लेम आपका 2 लाख है वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी सीधे ही आपका जो कस्टमर है, सॉरी जो नॉमिनी है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक है, या तो नॉमिनी है तो नॉमिनी के अकाउंट में, अगर नॉमिनी नहीं है तो लीगल हेयर के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। और एक और बात, मान लीजिए नॉमिनी का एज है 5 साल या 4 साल, तो उस केस में क्या होता है, तो क्या उस केस में उसकी गार्डियन को पेमेंट मिलेगी, नहीं। नॉमिनी का एज भले ही 2 महीना क्यों ना हो, 4 महीना क्यों ना, हर केस में नॉमिनी के अकाउंट में ही पेमेंट की जाती है, तो नॉमिनी का अकाउंट होना बहुत जरूरी है, सीधे उसके अकाउंट में पेमेंट होती है, भले ही वो 2 महीने का, 4 महीने का, 1 महीने का, 10 महीने का, कितने भी महीने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि नॉमिनी को 18 साल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी महीने का, कितने भी साल का नॉमिनी सीधे उसके अकाउंट में पेमेंट जाती है। अगर मान लीजिए नॉमिनी का कोई अकाउंट नहीं है तो उस केस में तो उसको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट खुलवा के सीधे जो पेमेंट नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वाले वो सीधे ही जो नॉमिनी के अकाउंट में करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्लेम किस तरह से किया जाता है, तो क्लेम कुछ नहीं है, जनरली अगर आपका पॉलिसी रिन्यू है तो कुछ बेसिक चीज़ें बैंक आपसे जो इनिशियल इंश्योरेंस वाले वो आपसे मांगते हैं, इनका एक ऑनलाइन पोर्टल भी होता है, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपका डेथ सर्टिफिकेट रहता है, आपका एफआईआर का कॉपी रहता है, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हुआ तो एफआईआर आपने की होगी, पोस्टमार्टम का कॉपी रहता है, उसमें डिटेल्स रहता है ना, डेथ सर्टिफिकेट रहता है, आपका आधार कार्ड, केवाईसी रहेगा, पासबुक में जो एंट्री होता है ना, एंट्री में कि मतलब 20 रुपए डेबिट हुए तो पासबुक में या आपकी स्टेटमेंट में जो एंट्री वो रहता है, और जो नॉमिनी है उसकी पासबुक या उसकी अकाउंट स्टेटमेंट का कॉपी रहता है, ठीक है। तो इन सबको आपको केवाईसी दोनों का, जो आपका पर्सन जिसका डेथ हुआ वो और जो नॉमिनी उसका केवाईसी, तो ये जो 7-8 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, इसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना रहता है, और उसका जो फिजिकल कॉपी है वो आपको ओरिजिनल भेजनी होती है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसके बाद आपको जनरली जो है उसका क्लेम सीधे जो कस्टमर के अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से पॉलिसी काम करती है। तो अगर बैंकों में अगर आप इस तरह की कोई पॉलिसी क्लेम करते हो तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा बहुत पीएमजेजेबीवाई के ऊपर। मैंने 2-3 क्वेश्चंस रखे, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो पीएमजेजेबीवाई के बारे में पहले मैं तो आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ, फिर हम इन क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे, ठीक है। तो पीएमजेजेबीवाई की पहली खास बात क्या है कि ये सिर्फ आपका, जैसे आपका पीएमएसबीवाई था ना कि अगर आपके एक्सीडेंट से मतलब किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती तभी मिलेगा। इसमें क्या है, नेचुरल कॉज से कोई बीमारी थी, कुछ नेचुरल कारण से अगर आपकी डेथ हो गई तो उस केस के लिए आपकी पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी आपकी काम करेगी, ठीक है। और इसमें एज लिमिट कितना है, इसमें 18 से 50 साल का एज लिमिट है आपका। 18 से 50 साल के बीच में आप इस पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी को ले सकते हैं। और जैसे आपका पीएमएसबीवाई था ना, पीएमएसबीवाई में था आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी,
तो पीएमजेजेबीवाई के लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, वो है आपकी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास जाते हैं और वहां से आपको क्लेम जो है मिलता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है पीएमजेजेबीवाई वाले क्लेम का पेमेंट आपको करती है। एज लिमिट 18 से 50 साल होता है। किसी भी कारण से आपकी डेथ हो जाए तो पीएमजेजेबीवाई में क्लेम मिलता है। कितने का क्लेम मिलता है, वो आपको 2 लाख रुपए का इसमें क्लेम दिया जाता है। क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका जो आधार कार्ड है वो आपका इसमें लगता है, ठीक है। पॉलिसी का टाइम क्या, बिल्कुल सेम जैसे आपका पीएमएसबीवाई का टाइम क्या था 1 जून से 31 मई ना, सेम ऐसे इसका भी वही है 1 जून से 31 मई। चलिए ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। व्हाट इज एज लिमिट फॉर इंडिविजुअल टू एनरोल, अगर कोई पर्सन पीएमजेजेबीवाई स्कीम लेना चाहता है तो कितना एज लिमिट होगा, 18 से 50। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेन्योर ऑफ लाइफ कवर अंडर पीएमजेजेबीवाई, तो कितना टेन्योर लगता है, 1 साल का, मतलब हर साल पॉलिसी रिन्यू होती है। इस साल अगर आपने कराया तो आपको 1 जून से 31 मई तक का कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 साल का इसमें टेन्योर रहता है, हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने अभी पॉलिसी ली तो अगले 1 साल तक चलेगी और टाइम आपका शुरू होगा 1 जून से 31 मई। फिर आपने अगले साल फिर आपने रिन्यूअल करा लिया तो फिर अगले साल 1 जून से उससे अगले साल 31 मई। तो इस तरह से इसका टाइम चलता रहता है। तो लाइफ कवरेज क्या होता है, 1 साल के लिए होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1 जून टू 31 मई ऑफ ईच ईयर, और ये आपका हर साल आप इसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं। कितना सम एश्योर्ड, मतलब व्हाट इज द सम एश्योर्ड या लाइफ कवर प्रोवाइडेड, पीएमजेजेवाई के तहत आपको कितना सम एश्योर्ड दिया जाता है, तो आंसर रहेगा 2 लाख, ठीक है। द लाइफ कवर प्रोवाइडेड अंडर पीएमजेजेवाई इज 2 लाख, तो आंसर कितना रहेगा 2 लाख। जैसे आपका पीएमएसबीवाई में क्या होता है, अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी आ जाती है तो कितना मिलता है, उसमें भी 2 लाख मिलता है। बस वहां पे अगर पार्शियल डिसेबिलिटी तो वहां पे 1 लाख मिलता है। यहाँ पे तो डेथ ही होगी, यहाँ पे पार्शियल का कोई सवाल ही नहीं है, सीधे डेथ हो जाएगी और उसमें आपको 2 लाख दिए जाते हैं, ठीक है। किसी भी कारण से, एनी रीजन, एक्सीडेंशियल नहीं होता, किसी भी कारण अदर देन दैट। सालाना प्रीमियम कितनी जाती है इसकी, स्टार्टिंग में बहुत कम था 330 था, उसको बढ़ा के अभी 436 कर दिया गया, ठीक है। तो 436 आपके सालाना प्रीमियम है और ये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। और इस प्रीमियम की एक और बात है, जैसे 436 तो तब है जब आप 1 जून को करा रहे हैं, ठीक है, 1 जून से 31 में। लेकिन अगर मान लीजिए आप अक्टूबर में करा रहे हैं, नवंबर में करा रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रीमियम भी आपका कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप नवंबर में भी लेते हैं पॉलिसी तो उस नवंबर से 31 मई तक ही कवरेज रहेगा आपको, ठीक है। आप दिसंबर में ले रहे हो तो वो आपको 6 महीने के लिए मिलेगा, तो इस चक्कर में आपका प्रीमियम जो है उस हिसाब से कम हो जाता है। और ये जो है आपको पूरे साल का जो कवरेज देगा। अगर आपने नॉर्मल सी बात, अगर आपने जून से पहले ली तो 1 जून से 31 में, अगर आपने अक्टूबर में लिया तो अक्टूबर जब आपने ली तब से 31 में, दिसंबर में लिया तो दिसंबर से 31 में, इस तरह से जो आपको पॉलिसी कवरेज देता है। What happens if the insured attains the age of 55 under the PMJJBY scheme? अगर पर्सन की एज 55 हो जाती तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो आंसर होगा सी, द स्कीम एंड लाइफ कवरेज आर टर्मिनेटेड, क्योंकि इसमें जो पॉलिसी है वो आपकी 18 से 50 साल तक होती है, ठीक है। अगर 55 की हो जाएगी तो आपकी जो स्कीम है और जो लाइफ कवरेज है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो टर्मिनेट होगी। ऑटो रिन्यूअल का कोई सवाल ही नहीं, 18 से 50 तक का इसमें कवरेज रहता है। 55 के बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी टर्मिनेट इसमें हो जाएगी। चलिए काफी सारे हमने क्वेश्चन आंसर्स अभी डिस्कस किए, ये सारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। कुछ और क्वेश्चन आंसर्स हम इससे अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।